हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। और आज जो हम शुरू करेंगे वो हम 2017 के सेट को सोल्व करना शुरू करेंगे। यहाँ जितने भी हम पढ़ रहे हैं वो सब शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। यहाँ फिलहाल हम कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। कल हमने जो कल की वीडियो थी उसमें हमने 2019 और 2018 के दो सेट के शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए थे। अब जो हम करेंगे वो 2017 के सेट के क्वेश्चन करेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर के। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि फास्फोरस का परमाणु क्रमांक सल्फर के परमाणु क्रमांक से कम है, फिर भी फास्फोरस की प्रथम आयनन ऊर्जा सल्फर से ज़्यादा होती है। तो यहाँ एक वर्ड जो आया हुआ है यहाँ आयनन ऊर्जा। तो सबसे पहले तो मेरे विचार से आप इसी समझ लीजिए कि जो आयनन ऊर्जा होती है, ये आयनन ऊर्जा होती क्या है। शायद आपको नहीं पता होगा आयनन ऊर्जा के बारे में, तो आयनन ऊर्जा को समझ लेते हैं सबसे पहले कि आयनन ऊर्जा क्या होती है। अब देखिए आयनन ऊर्जा मैं आपको समझा देता हूँ, बिल्कुल एकदम आपको सही से समझ में आ जाएगी। हमारे पास में कोई परमाणु है और जो परमाणु का नाभिक है उसे हम कैसे डिनोटेड करते हैं, प्लस के सिंबल से, और कुछ इस टाइप से बना देते हैं। अभी हमारे पास में परमाणु का नाभिक था, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं इस टाइप से, ठीक है। ये कक्षाएं हैं और जो कक्षाएं हैं वो कैसी हैं, वो वृत्ताकार है। यह सही से बनी नहीं है। कक्षाएं कैसी हैं, वृत्ताकार। किसी भी परमाणु का जो सबसे बाहर का कोष होता है, सबसे जो बाह्य कोष होता है, ठीक है, ये बाह्य कोष है, बाह्य कोष। इस बाह्य कोष से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जो इसे ऊर्जा देनी पड़ेगी, इस ऊर्जा के मान को ही हम क्या बोल देते हैं, आयनन ऊर्जा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हमें इसे ऊर्जा देनी पड़ेगी वही क्या है, हमारी आयनन ऊर्जा है। अब मैं आपको यहाँ एक बात बता देता हूँ, अगर किसी परमाणु का जो बाह्य कोष है वो पूर्ण रूप से भरा है, यदि वो पूर्ण रूप से भरा है या फिर वो भरा है अर्धपूर्ण रूप से, या तो पूर्ण रूप से भरा हो या फिर अर्धपूर्ण रूप से भरा हो, इस कंडीशन में जो उसका बाहर का कोष होता है, सबसे बाह्य कोष होता है, उससे जो इलेक्ट्रॉन निकालना होता है वो कैसा होता है, कठिन होता है। इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़ती है वो कैसी देनी पड़ती है, ज़्यादा। जब ऊर्जा ज़्यादा देनी पड़ेगी तो आयनन विभव या आयनन ऊर्जा का मान भी कैसा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ये क्वेश्चन इससे हमें पहले के सेट में पूछा हुआ है। हमसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फास्फोरस का परमाणु क्रमांक सल्फर के परमाणु क्रमांक से कम है, फिर भी फास्फोरस की आयनन ऊर्जा सल्फर से ज़्यादा होती है, क्यों। जब आप देखेंगे इसमें तो जब फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 15 होता है, और जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे तो इसका जो पी कोष है वो अर्धपूर्ण रूप से भरा है और जो एस कोष है वो पूर्ण रूप से भरा है। जबकि जब हम सल्फर को देखते हैं तो इसका जो सबसे जो बाहर का उपकोष है वो उपकोष है इसका 3p, जो ना तो पूर्ण रूप से भरा है और ना ही अर्धपूर्ण रूप से भरा है। जब आप इसे देखेंगे तो इसमें आप ध्यान से देखिए, इसमें 3p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 हैं, 2 3 4। अब ना तो ये पूर्ण रूप से भर पाया हो ना ही अर्धपूर्ण रूप से, तो ये ऐसे कोष से जो इस तरीके के जो उपकोष होते हैं उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना कैसा होता है, आसान होता है। जिस तरीके का हमें 3p शो हो रहा है, ठीक है, जिसमें जो पूर्ण रूप से अर्धपूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं होगा उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। जब इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, ऊर्जा कम देनी पड़ेगी तो इसकी आयनन ऊर्जा का मान भी कैसा आ जाएगा, कम आ जाएगा। वही हमने इसमें समझा भी रखा है इसी क्वेश्चन में कि फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से होता है, अतः इसके बाह्य कोष में उपस्थित अंतिम पी कोष अर्धपूर्ण रूप से भरा है, ठीक है। ये देखिए ध्यान से, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना होता है, इसके बाह्य कोष में उपस्थित पी कोष पूर्ण या अर्धपूर्ण रूप से नहीं भरा है। भाई जो पूर्ण रूप से या अर्धपूर्ण रूप से भरे होंगे उनके बाह्य कोष से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होता है, अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है, तो उनके आयनन विभव या आयनन ऊर्जा का मान भी कैसा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। यहाँ आप एक चीज़ ध्यान से समझ लीजिए, आयनन विभव जो है या आयनन जो ऊर्जा है वो एनर्जी ही है, जो एनर्जी की मात्रा हमें देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, वही होता है आयनन विभव या आयनन ऊर्जा। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हमें ऊर्जा देनी पड़ती है वही हमारा होता है आयनन विभव, ठीक है। अगर ऊर्जा कम देनी पड़ेगी तो आयनन विभव का मान कम होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा अधिक देनी पड़ेगी तो फिर आयनन विभव का मान अधिक होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आपके आ गया होगा। एक बार इसकी थ्योरी पढ़ लेंगे, जो थ्योरी में लिखी हुई है, केवल थ्योरी में भी ये लिखा हुआ है, जिन परमाणु के बाह्य कक्षक पूर्ण या अर्धपूर्ण रूप से भरे होते हैं
उनके बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनका आयनन विभव भी अधिक होता है। उपरोक्त दोनों परमाणु में फास्फोरस के बाह्य कोश में उपस्थित पी कक्षक अर्धपूर्ण रूप से भरा है तथा सल्फर के बाह्य कोश में उपस्थित पी कक्षक न तो पूर्ण रूप से भरा है और न ही अर्धपूर्ण रूप से भरा है, जबकि दोनों में कक्षों की संख्या समान है। यही कारण है कि फास्फोरस की प्रथम आयनन ऊर्जा सल्फर से अधिक होती है। प्रथम होती है, द्वितीय नहीं होगी। क्यों? क्योंकि द्वितीय कंडीशन में जो हमारे पास में सल्फर है वो अर्धपूर्ण रूप से भर जाएगा। ठीक है, अगर हम इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो पी अर्धपूर्ण रूप से भर जाएगा, और जब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये अर्धपूर्ण रूप से नहीं भरा रहेगा। तो फिर आयनन ऊर्जा किसकी अधिक हो जाएगी? सल्फर की। और फास्फोरस की कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। चलिए इसका क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फोरस कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें हमें निकालना है एन, एल और एम के संभावित मान कितने हो सकते हैं। ये हम बार बार पढ़ चुके हैं। चलिए अब इसे एक बार ध्यान से देखते हैं, और जो हमारे पास में ये क्वेश्चन आया हुआ है इसे ही कर लेंगे। हमारे पास में क्वेश्चन आया हुआ है 4s1। हमें ये बताना है कि 4s में n का मान क्या होगा, l का मान क्या होगा, m का मान क्या हो सकता है और s का मान क्या हो सकता है। अब देखिए, मैं एक तो आपको बताऊंगा हो सकता क्या है, और एक मैं आपको बताऊंगा एक्यूरेट मान क्या है। देखिए n होती है, जो n जो होती है वो होती है मुख्य क्वांटम संख्या। मैं कल कह भी रहा था आपसे कि मैं जो अगली वीडियो आपको बनाऊंगा वो अच्छे तरीके से समझा के बना दूंगा, कहीं आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। n होता है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या किसे शो करती है? ये शो करती है कोश की संख्या को, कोश या कक्षा की संख्या, कोश या कक्षा की संख्या। और जो L होता है ये हमारा जो शो करता है वो शो करता है उपकोश को। ठीक है, और ये होती है हमारी L होती है, ये जो ये L वाला है ये है हमारा द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या है। ये जो हमारी M है ये चुंबकीय है। ये जो हमारा यहाँ S है ये S हमारा यहाँ चक्रण क्वांटम संख्या। मैं आपको बता देता हूँ उपकोश कितने होते हैं। ठीक है, अब उपकोश हमें पता है कितने उपकोश होते हैं। उपकोश 4 ही हैं फिलहाल, अभी तक जो ज्ञात हैं वे 4 ही उपकोश हैं, S, P, D और F। अब याद रखिए S के लिए जो L का मान होगा वो 0 होता है, P के लिए 1 होता है, D के लिए 2 होता है और F के लिए 3 होता है। ये फिक्स है, ना कम होंगे ना ही ज़्यादा है। अगर आपको यहाँ से पता चल जाएगा, इसमें से भी इनके सबके मान पता चलेंगे। और जब आप M करेंगे तो M का मान L पे निर्भर करता है। अगर S है तो केवल एक ही कक्षक बनाएंगे इसके लिए, अगर P है तो P के लिए 3 कक्षक आ जाएंगे 1 2 3, और अगर D है तो D के लिए 5 आ जाएंगे 1 2 3 4 5, और अगर F है तो F के लिए 7 आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, इस टाइप से बन जाएंगे। अब M की एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए हमें इनमें से कोई सा भी दिया जाए, चाहे हमें F उपकोश आ जाए, चाहे D आ जाए, चाहे P आ जाए, चाहे S आ जाए। ठीक है, जो बीचों बीच रहेगा उसके नीचे लगा देंगे 0, बीच के नीचे 0। ये कितने थे? 5, तो तीसरे के नीचे 0 कितने थे? 7, तो जो फोर्थ है जो चौथा है उसके नीचे 0। राइट हैंड साइड में लिखेंगे, जो राइट हैंड की तरफ होंगे वे प्लस वाले होंगे, +1, फिर दूसरा +2, फिर तीसरा +3। जो लेफ्ट हैंड में होंगे वे माइनस वाले, -1 -2 -3। ऐसे यहाँ करेंगे +1 +2 -1 -2। ठीक है, इन्हें बनाने के बाद में इलेक्ट्रॉन भर के देख लेंगे। लास्ट का या जोन से इलेक्ट्रॉन हमसे पूछा गया, देख लेंगे कौन से उपकोश में, कौन से कक्षक में है। जिस कक्षक में होगा उसी के नीचे की वैल्यू उठाएंगे और रख देंगे। मैं यहाँ आपको 3-4 एग्जाम्पल समझाऊंगा। और S का मान केवल 2 हो सकता है, +1/2 और -1/2। उसका भी मैं अभी आपको रीजन बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए अब हमें मान दिया हुआ था, हमें इसके संभावित मान बताने हैं किसके? 4s1 के। अब मैं दोबारा से लिख देता हूँ इसमें यहाँ
एक तो हमें इसमें वैल्यू बतानी है n की, फिर हमें वैल्यू बतानी है इसमें l की, फिर m की, और लास्ट में बतानी है हमें इसमें s की। ये 4 वैल्यू हमें यहाँ इसमें बतानी है। तो n जो होता है वो होता है कोस की संख्या। अब जो कोस की संख्या होती है वो सबसे शुरू में लिखी हुई होती है, तो इसमें कितना लिखा हुआ है 4, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक है, अब l पे चलते हैं। l क्या होता है, उपकोष होता है। उपकोष देखेंगे कौन सा है इसमें, SPDF में से कौन सा है, s है। तो s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, तो यहाँ l बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ l बराबर आ जाएगा 0। अब m का मान देखेंगे। अब m इसके s के लिए हमने बनाया, तो m का एक ही संभावित मान हो सकता है, वो होता है केवल और केवल 0। अगर s है तो p होता तो 3 हो जाते हैं, d होते तो 5 हो जाता, और अगर f होता तो 7 हो जाते। ये 7 के 7 मान हो सकते थे कोई से भी। ठीक है, अब s के लिए देखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। जब एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो इसका जो मुंह रहेगा इलेक्ट्रॉन का ऊपर को रहेगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, प्लस का 1/2। अगर नीचे को जाता तो माइनस का 1/2। अब ये तो हमने निकाल दिया है किसके लिए, 4s1 के लिए। चलिए, तो 4s1 का था। अब 4s1 के स्थान पे किसी दूसरे के लिए निकाल देते हैं। हम यहाँ निकाल देते हैं 3d6 के लिए। अब 3d6 के लिए निकालना है n की वैल्यू क्या होगी, l की क्या होगी, m की क्या होगी, और s की क्या होगी। अब n की वैल्यू तो वही होगी जो सामने लिखी हुई है 3d के। क्या लिखा हुआ है 3d के सामने, 3d के सामने इसमें 3d6 है, तो यहाँ d के सामने लिखा हुआ है 3, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। चलिए l की वैल्यू देख लेते हैं। तो यहाँ d आ रहा है, d ऑफ कोर्स, तो यहाँ l की वैल्यू d के लिए कितनी होती है 2, तो यहाँ l बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। m की वैल्यू चेक कर लेते हैं। d हमारा कहाँ बना हुआ है, ये रहा है। कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे अब हम इसमें 1 2 3 4 5 और 6, तो लास्ट का इलेक्ट्रॉन 6 वाला कहाँ गया -2 में, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2। ठीक है, अब s की वैल्यू देखिए, जो हमने लास्ट का इलेक्ट्रॉन भरा है उसका फेस कहाँ है, नीचे को है, मुँह नीचे को है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इसकी -1/2। ठीक है, एक कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो इस टाइप से निकाल लेंगे जो भी हमें दिया हुआ होगा। ठीक है, उसे यहाँ से ही निकाल लेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन समझना शुरू करते हैं। जो अब अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है Cu+ की ध्रुवण क्षमता Na+ से अधिक होती है, क्यों। अभी इस टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट में ही पढ़ा था। जब हम Cu2+ के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, तो जो Cu2+ का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो अनुत्कृष्ट गैस जैसा होता है। देखिए यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये है 2 8 18, ये 13 नहीं है, ये 18 है। ठीक है, 2 8 18, तो ये अनुत्कृष्ट गैस जैसा है, न कि उत्कृष्ट गैस जैसा है। और Na+ का कैसा आता है, उत्कृष्ट गैस जैसा। तो जो Cu+ होता है, इसमें जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, जो स्क्रीन प्रभाव होता है, वो कैसा होता है, कम होता है। ठीक है, और जब कम करता है तो Cu+ पे जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है, वो कैसा हो जाता है, अधिक हो जाता है। जब आवेश अधिक हो जाएगा तो Cu+ की जो ध्रुवण क्षमता है वो Na+ की अपेक्षा कैसी हो जाएगी, अधिक। कल इस टाइप का हमने क्वेश्चन पढ़ा था, शायद उसमें कुछ और लिया हुआ था, मगर क्वेश्चन सेम इसी टाइप का था। इसके बाद में हमसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, समझाइए कि N2+ आयन का बंधक्रम N2 अणु से कम होता है, क्यों। देखिए, कल ऐसे क्वेश्चन हमने करे थे, मगर उसके लिए हमने टेबल नहीं बनाई थी। अब मैं आपको बता दूं, ये जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमें क्वेश्चन मिला हुआ है MOT थ्योरी से। MOT, ठीक है, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, MO थ्योरी है ये, आणविक कक्षक सिद्धांत, इस थ्योरी से है। ये कक्षक केवल और केवल S और P उपकोष तक ही व्याख्या करता है, ये D उपकोष की व्याख्या नहीं करता है। तो इसमें जितने भी आपको अणु मिलेंगे वे मैक्सिमम केवल P पे जाकर रुक जाएंगे, D तक नहीं पहुँचेंगे। या तो उनमें S होगा या फिर P होगा, P से आगे नहीं जाएंगे, D उपकोष इनमें उपस्थित नहीं होगा। ठीक है, अब जो हमें एग्जाम्पल मिला हुआ है, किसका मिला हुआ है, N2 का। हमें यह बताना है N2 में बंधक्रम कितना है और N2+ में कितना है, किस में कम है किस में ज़्यादा है, वो पूछा गया है हमसे, तो हम जवाब देना शुरू करेंगे। ठीक है, अब आपको पता है N2 किस किस से मिलके बना हुआ है, N2 मिलके बना हुआ है N से, एक N है और दूसरे N से जुड़ा हुआ है। अभी हमें बॉन्ड का पता नहीं है, बॉन्ड वैसे मैं यहाँ बना दूंगा क्योंकि N2 में होता है ट्रिपल बॉन्ड, मगर N2+ में कितना होगा कुछ नहीं पता है अभी। तो फिलहाल ये समझ के रखिए यहाँ कि एक N दूसरे N से जुड़ा हुआ है, एक N में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, दूसरे N में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7।
कुल मिला के इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन पहले वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, दूसरे वाले का लिखो। यहाँ मैं समझा रहा हूँ आपको N2 का, N2 प्लस का भी समझाऊंगा। यहाँ हम समझ रहे हैं किसका, केवल N का, ना कि N2 का, N2 प्लस का, केवल N2 का। तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 14 हो गए, 14 हो गए। तो जब आप S का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो कुछ ऐसा लिखा जाएगा, इसमें 7 का, सॉरी N7 इसका लिखेंगे तो कुछ ऐसे लिखा जाएगा यहाँ 1s2, 2s2 और 2p3, ठीक है। इस टाइप से लिखा जाएगा। इस टाइप से लिखा जाएगा तो सबसे पहले आप 1s बनाइए, फिर इसके बाद में 2s बनाइए और उसके बाद में कितना बना लिया आप यहाँ 2p, ठीक है, ये बना लीजिए। ये हमने यहाँ बना रखे हैं, पहले से ही बने हुए हैं। अब याद रखिएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार जितने परमाणु कक्षक परस्पर संयोग करते हैं वे उतने ही आणविक कक्षकों का निर्माण कर देते हैं। जैसे कि 1s किससे संयोग करेगा, 1s से, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर हो गया है तो इसे भी हम यहाँ बनाएंगे, ये यहाँ बनाएंगे 1s, ठीक है। इसे यहाँ से हटा देंगे, ये जो हमने ये बना रखा है ये गलत है, यहाँ से फिर कुछ सामने आ जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1s यहाँ रहेगा और इसके 2 इलेक्ट्रॉन हम इसमें भर लेंगे इस टाइप से। तो इसे ऊपरले से भी जोड़ दीजिए और इसे निचले से भी जोड़ दीजिए। इसी प्रकार के इनके फिगर बनेंगे। फिगर में बॉन्ड बने हुए नहीं थे, ये नहीं दिखा रखे थे, ये इस टाइप से बनने जरूरी है ताकि पता रहेगा कि जो आणविक कक्षकों का निर्माण हुआ है वो किन किन परमाणु कक्षकों से मिलकर हुआ है। इस टाइप से रहेगा, 1 और 1 2, तो 2 ही आणविक कक्षकों का निर्माण करेंगे 1 2 का। और ये कितने थे, 3 और 3 6, तो ये 6 ही आणविक कक्षकों का निर्माण कर देंगे, 1 2 3 4, सॉरी ये गलत जुड़े हुए हैं इससे, ये सारा का सारा जो इनका जो फिगर बना हुआ है गलत है, ठीक है। चलिए फिगर ही बना लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ जो फिगर बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। यहाँ जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ लेंगे n परमाणु, ठीक है, और बीच में लेंगे हम यहाँ N2 आणविक कक्षक। बनाना भी सीख जाएंगे आप यहाँ से, ठीक है। फिर इसके बाद में दूसरा n परमाणु, दोनों n परमाणु भी ले लिए हमने और n आणविक कक्षक भी ले लिया। तो सबसे लास्ट में मैं इसमें लिख देता हूँ इसका 2p, ठीक है, 2p। और जो हमारे पास में 2p था, 2p में कितने कक्षक थे यहाँ हमारे पास में 3, 1 2 3, उन्हें हम बना देंगे 1 2 3। ऐसे ही यहाँ भी लेंगे हम इसमें कितना 2p, और जैसे जैसे बनाया था सेम वैसे ही बना देंगे हम यहाँ 2p, और यहाँ बनाना शुरू इसमें कर देंगे। इस टाइप से, ठीक है। और 2p के बाद में हमें क्या बनाना था, 2p के बाद में बनाना था 2s और 1s। तो दोनों साइड में बना देंगे यहाँ भी 2s और 1s। इनके कक्षक भी बना लेते हैं। s में कितना आ जाएगा 1, और 1s में भी कितना आ जाएगा 1, यहाँ 2s में भी कितना आएगा 1 ही रहेगा, और 1s में भी कितना रहेगा केवल 1, क्योंकि s में केवल 1 ही कक्षक होता है। अब 2p के लिए बना लेते हैं। तो यहाँ कुछ इस टाइप से बनाना शुरू करेंगे इन्हें। यहाँ जब आणविक कक्षक बनेंगे सबसे पहले बनेगा 1, फिर बनेंगे 2, फिर 2 बनेंगे, फिर 1 बनेगा, फिर s के लिए बनेंगे, ठीक है, क्योंकि कुल मिला के कितने बनने हैं ये 6, 3 और 3 6, तो 3 ऊपर बनेंगे और 3 नीचे। इसी टाइप से आपको बनाने हैं, इनके नाम भी लिखने हैं अभी हमें, और ऐसे ही s से बन जाएंगे 1 और ये 2, और ऐसे ही 1s से बनेंगे, ये 1 और ये 2, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, इन्हें एक दूसरे से जोड़ देंगे। जो जिससे मिलके बना है उसी से ही हमें जोड़ना है। तो जो 1s से मिलके बने हैं वे किससे जुड़ जाएंगे 1s से, जो 2s से बने हैं
वे दोनों के दोनों किससे जुड़ जाएंगे, 2s से, और जो 2p से बने हैं वे दोनों के दोनों किससे जुड़ जाएंगे, 2p से। ठीक है, ये हमने जोड़ दिए। अब इनके क्रम लिखना शुरू करते हैं। जो 1s से बनेगा वो शुरू में बनता है सिग्मा, ठीक है, सिग्मा। जो सबसे शुरू में बनेगा वो बनेगा सिग्मा। जो दूसरा बनता है वो बनता है सिग्मा स्टार। अब ये सिग्मा 1s है, ये सिग्मा स्टार 1s, ये फिर दोबारा से क्या बनेगा, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s। और जो पल्ले वाला ये बनेगा सिग्मा स्टार 2s, ये वाला, ये पल्ले वाला। अब ये बनेगा हमारे पास में सिग्मा 2px, ये वाला। तो ये हमारा बनेगा सिग्मा 2px, और ये हमारा बनेगा पाई 2py, और जो दूसरा है ये हमारा होता है पाई 2pz। और ये दोनों वाले होते हैं, ये होते हैं हमारे स्टार वाले। ये जो हमारा पहला होता है ये होता है हमारा पाई स्टार 2py, और जो दूसरे वाला होता है ये होता है हमारा पाई स्टार 2pz। और जो सबसे ऊपर होता है ये होता है हमारा सिग्मा स्टार 2px। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं। 1s में कितने थे, 2, 2s में भी 2 थे, और 2p में थे 3, 1 2 3। हुंड के नियम से भरेंगे। दूसरे नाइट्रोजन परमाणु में आ जाइए, इसमें भी इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे भरे हुए थे, 1 2 1 2, और p में कितने थे, 3, 1 2 3। अब हमें यहाँ इलेक्ट्रॉन भरने हैं, यहाँ इन वालों में। यहाँ इलेक्ट्रॉन भरने के लिए जोड़ लेंगे इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 कितने हैं, 4। तो पहले में कितने आ सकते हैं, 2, और दूसरे में कितने आ सकते हैं, 2, 2 और 2 4 पूरे। फिर यहाँ 2 और यहाँ 2 4, तो यहाँ भी भर लेंगे, ठीक है नहीं, 1 2 3 4। पहले नीचे में भरेंगे, उसके बाद ऊपर में भरेंगे, सॉरी ऊपर में पहले भर दिया। अब ये कितना है, 1 2 3, फिर ये कितने हैं, 1 2 3, 3 और 3 6। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन का क्रम होता है वो ऊर्जा के अनुसार चलता है। सबसे कम ऊर्जा इसकी है, तो पहले ये भरेगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन दूसरे में जाएंगे। अब दोनों की ऊर्जा इनकी समान है, पहले की दूसरे के समान है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। अब अगर और इलेक्ट्रॉन बचे हुए तो पहले ये पूर्ण रूप से भरेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन इनमें जाएगा। ठीक है, अगर नहीं है बचा हुआ तो नहीं जाएगा, बचा हुआ है तो चला जाएगा। अब जितने इलेक्ट्रॉन आपने जिस कक्षक में भरे हैं उसके ऊपर लिखिए। तो यहाँ क्या है, इसमें सिग्मा 1s स्क्वायर, यहाँ कितना था, सिग्मा स्टार 2s स्क्वायर। 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास भी, सिग्मा 2s के पास भी कितने हैं, 2, सिग्मा स्टार 2s के पास भी कितने हैं, 2, सिग्मा 2px पे भी कितने हैं, 2 हैं, पाई 2py पे भी कितने हैं, 2, और पाई 2pz पे भी कितने हैं, 2। तो यहाँ जो हमारे पास में क्रम निकल कर आया है, जो इलेक्ट्रॉन का जो क्रम निकल कर आया है वो कुछ इस टाइप से होगा। हम इसे कुछ ऐसे लिख देते हैं कि सिग्मा 1s स्क्वायर, कोमा सिग्मा स्टार 1s स्क्वायर। फिर पहला ख़त्म हो जाएगा, पहले वाला एक कक्ष ख़त्म, दूसरा कक्ष शुरू। अब यहाँ से शुरू हो जाएंगे, सिग्मा 2s स्क्वायर, सिग्मा 2s स्क्वायर, कोमा सिग्मा स्टार 2s स्क्वायर, कोमा ये 2 हो गए। अब यहाँ से आ जाएंगे इसमें सिग्मा 2px स्क्वायर, कोमा पाई 2py का स्क्वायर बराबर होता है किसके, पाई 2pz का स्क्वायर। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन किसी में है ही नहीं, ब्रैकेट को बंद कर लेंगे। जिन पे स्टार लगा हुआ है वे BMO है, और जिन पे स्टार नहीं लगा हुआ है वे ABMO है। जब हमें किसी का बॉन्ड ऑर्डर निकालना होता है तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर होता है 1/2, और यहाँ होता है हमारा BMO माइनस ABMO। देखिए स्टार पे कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल 2, और बिना स्टार के कितने, 2 और 2 4, और 2 6, और 2 8। तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा 1/2, यहाँ आ जाएगा 8 माइनस 2 बराबर 1/2, और 8 में से 2 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 6। तो इससे से काट देंगे, डिवाइड करके कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ जो बॉन्ड ऑर्डर निकल के आ जाएगा, जो बॉन्ड ऑर्डर होगा हमारा, बॉन्ड ऑर्डर वो बराबर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 3। जब बॉन्ड ऑर्डर 3 आ जाएगा तो इसका मतलब ये है n और n के बीच में कितना बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है।
ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वहाँ आपको लिखे पाएंगे, ये वहाँ सही लिखे हुए हैं, उसमें कोई ऐसी हमें समस्या नहीं है। अब समझिए, अब अगर हमसे ये हमने निकाला था N2 के लिए, अगर ये किसी कारणवश हमें N2 प्लस के लिए निकालना होता तो N2 प्लस में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कम हो रहा, तो एक पे इलेक्ट्रॉन रहेंगे पूरे और एक पे रहेगा कम, ठीक है, प्रति चुंबकीय भी है। जब हम N2 प्लस के लिए निकाल लेंगे तो एक और लेंगे N2 प्लस और एक और लेंगे केवल N। तो जब ये N2 प्लस के लिए निकलेगा तो ये वाला हमारा जो शुरू वाला इसका इलेक्ट्रॉन है कि इसमें से कम हो जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस टाइप का हो जाएगा वो देखिए। तो ये जो हमारा ये वाला था ये हमारा हो जाएगा फिनिश। जब ये इससे हट जाएगा तो ये खाली रह जाएगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, यहाँ रहेंगे 3 और यहाँ रह जाएंगे 2, 3 और 2 5। तो जब हम यहाँ इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो केवल 5 ही इलेक्ट्रॉन भर पाएंगे, न कि 6। तो यहाँ जो हमने ऊपर भी लिखा हुआ है इसमें 2pz, तो यहाँ 2pz में भी कितना इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, केवल 1 रह जाएगा, ये वाला यहाँ। सॉरी, ये वाला इलेक्ट्रॉन रहेगा और यहाँ कितना आ जाएगा, इसमें 1 आ जाएगा, यहाँ 1। तो जब हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल देंगे तो यहाँ इसका मान 8 की जगह कितना रह जाएगा, जहाँ हमने लिया था यहाँ 8, यहाँ 8 की जगह हमारे पास में ये रह जाता 7 रह जाता, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ आ जाता हमारे पास में कितना, 7। अब 7 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो यहाँ जो आ जाता वो हमारा आ जाता 5। अब 2 से 5 को डिवाइड कर देते तो कितना आ जाता है, यहाँ आ जाता हमारा 2.5। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाता, 2.5। तो बॉन्ड ऑर्डर अधिक किसका भैया, N2 का। N2 बराबर कितना आ रहा था 3 और N2 प्लस बराबर कितना आ रहा था 2.5। तो बॉन्ड ऑर्डर किसका दी हुआ, N2 का। चलिए अब चलते हैं अपने सवाल को। वहाँ हमने कुछ इसी टाइप का ग्राफ बनाया हुआ है इसका, वो हमारा ग्राफ यहाँ गलत हुआ था, मैं आपको वही समझाना चाह रहा था। तो ये इस टाइप से ही हमें बनाना है। देखिए ये रहा, सिग्मा स्टार 2px, पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz, पाई 2py, पाई 2pz और सिग्मा 2px, इसी टाइप से है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लीजिए, जो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है ये रहा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी ठीक उसी टाइप से लिखा हुआ है जिस टाइप से हम इसे पढ़ रहे थे, लिख रहे थे। आबंध संख्या माइनस प्रतिआबंध संख्या। आबंध संख्या मतलब BMO बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और प्रतिआबंध संख्या मतलब ABMO मतलब एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। घटा देंगे, पहले में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये चित्र ये वाला भी इसका गलत बना हुआ है, जो हमने पीछे से ही करा उसी टाइप से बनेंगे। और दूसरे में कितना आ जाएगा, 2.5। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं अगला। BaSO4 जल में अविलय है जबकि Na2SO4 विलय है। इस क्वेश्चन का आंसर अभी हमने कुछ समय पहले ही पढ़ लिया था। जिसके आयनों की जलीय ऊर्जा है उसका मान अगर यौगिक की जालक ऊर्जा से अधिक होगा तो यौगिक जल में विलय होगा, और अगर कम है तो अविलय होगा। देखिए हमने यहाँ लिखा हुआ भी है कि किसी आयनिक यौगिक को जल में घोलने के लिए आयनों की जलीय ऊर्जा का मान यौगिक की जालक ऊर्जा से अधिक होना चाहिए। यदि आयनों की जलीय ऊर्जा का मान यौगिक की जालक ऊर्जा से कम है तो यौगिक जल में विलय नहीं होगा। यही कारण है कि जो BaSO4 होता है वो जल में कैसा होता है, विलय, जबकि Na2SO4 कैसा होता है, विलय। क्यों? क्योंकि इसके आयनों की जो जलीय ऊर्जा है उसका मान अधिक होता है इसकी जालक ऊर्जा से, जबकि जो BaSO4 होता है इसके आयनों की ऊर्जा का मान कम होता है इसकी जालक ऊर्जा से। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑक्सीजन एक गैस है जबकि सल्फर एक ठोस है, क्यों? ये क्वेश्चन हमारा फिर दोबारा से आ गया है, मगर ये सल्फर नहीं है। मैं कल भी इसे देख रहा था, यहाँ सल्फर की जगह फास्फोरस लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ सल्फर की जगह वो हमने सल्फर का क्वेश्चन कल पढ़ लिया था, मैं समझा भी चुका था आपको कि जो सल्फर होता है वो कैसे रहते हैं, 8 परमाणु एक साथ जुड़े हुए होते हैं, और जो फास्फोरस के होते हैं वो कितने होते हैं, 4। फास्फोरस की संरचना पीछे दी हुई थी, उसी टाइप से बनेगी। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेते हैं। जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन पाया जाता है किस रूप में, O डबल बॉन्ड O, केवल एक मोनो अणु है ये। ठीक है, जो केवल एक ही अकेला रहता है, किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता है। जबकि जो हमारे पास में जो सल्फर है, सल्फर के लिए आप यहाँ सल्फर के स्थान पे इस बार फास्फोरस पढ़िए। कभी कभी फास्फोरस का भी पूछ लिया जाता है, सल्फर का ही नहीं, फास्फोरस का पढ़िए। फास्फोरस होता है कितना, P4। और फास्फोरस क्या है, एक पॉलीमेरिक अणु है जो चतुष्फलीय संरचना के रूप में पाया जाता है, जिस कारण सल्फर हटाएंगे, फास्फोरस लिखेंगे। फास्फोरस ठोस रूप में पाया जाता है, और इसकी जो संरचना होती है कुछ इस टाइप की होती है। यहाँ P
3 बॉन्ड बना देंगे इसके 1 2 3, एक बॉन्ड पे एक पी, दूसरे बॉन्ड पे दूसरा पी, 1 इसे हटाएंगे इससे 2, एक बॉन्ड यहाँ बनाएंगे, फिर आगे लेके जाएंगे, फिर एक पी से इन्हें दोबारा जोड़ देंगे। ठीक है, ये नहीं आने का, यहाँ ये नहीं आने का, फिर दोबारा लेके जाएंगे, फिर इसी टाइप से करेंगे 1, यहाँ से आगे को लेके जाएंगे बिल्कुल एकदम सीधा, फिर ले जाने के बाद में दूसरा पी लेंगे। अब देखिए एक पी जो है वो कितने पी से जुड़ा हुआ है, 3 से जुड़ा हुआ रहेगा, 1 2 3, ठीक है नहीं, 1 2 3 और एक जो शुरू में आ जाएगा 4, इस टाइप से। तो कुल मिला के चतुष्फल की संरचना होती है जो एक दूसरे से कितने जुड़े हुए होते हैं, ये हमारे पास में 4। ठीक है, वो मैं लास्ट में इसका फिगर भी देख चुके थे। चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। CCl4 का जलीय अपघटन हो जाता है जबकि SiCl4 का जलीय अपघटन हो जाता है जबकि CCl4 का जलीय अपघटन नहीं होता है, कारण सहित समझाइए। देखिए क्वेश्चनों का रिपीटेशन होता है, कोई क्वेश्चन एक साल आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अगले साल नहीं आएगा। क्वेश्चनों का बार बार रिपीटेशन होता है और क्वेश्चन बार बार साल दर साल बदल के नहीं वही आते रहते हैं। जो 2012 से लेकर 2019 तक के क्वेश्चन है वो मैं आपको करा दूंगा और उन्हीं में से ही आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। बहुत ही कम चांस है कि एक या दो क्वेश्चन इधर उधर से हो जाए, नहीं तो 10 के 10 जो 10 के 10 क्वेश्चन होंगे वो वही आएंगे जो हम पढ़ रहे हैं। इनसे बाहर नहीं जाने के हैं 10 के 10 क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। अगर कोई एक आधा क्वेश्चन अलग से इंपॉर्टेंट है और वो पढ़ाने का है, वो शॉर्ट में आने लायक है, तो वो भी मैं आपको समझा दूंगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए देखते हैं इसे, फिर दोबारा से समझ लेते हैं एक बार। SiCl4 का जलीय अपघटन हो जाता है जबकि CCl4 का जलीय अपघटन नहीं होता, कारण सहित समझाइए। एक बार दोबारा बता देता हूँ, जो Si है, Si की जो संयोजकता है उसका मान होता है 6 क्योंकि इसमें D उपकोष उपस्थित होता है, जबकि जो कार्बन होता है इसकी संयोजकता का मान होता है 4 क्योंकि इसमें केवल P ही उपकोष तक उपस्थित होते हैं। अधिकतम कोष की संख्या इसमें 2 है तो केवल P उपकोष ही उपस्थित हो सकता है, जबकि जो SiCl4 है इसमें कोष की संख्या कितनी है 3। अगर 3 है तो D उपकोष तक उपस्थित होंगे और इसकी अधिकतम संयोजकता कितनी आ जाएगी 6। जब इसकी 6 संयोजकता आ जाएगी तो यहाँ कितने Cl जुड़े हुए थे, इससे 4 जुड़े हुए थे, तो ये 2 जो इसके और जो संयोजकता बची हुई है उनमें जल के अणुओं को ग्रहण करके अपघटित हो जाता है। कारण सहित समझिए कि PCl5 बनता है जबकि NCl5 नहीं बनता है। Nb और P भी एक ही वर्ग के तत्व हैं। वर्ग कौन सा होता है, वर्ग 5th एक है, न्यूज़ पेपर, आज, सब, बिके, ये होता है न्यूज़पेपर, आज, सब, बिके। अब यहाँ देखिए आपको नाइट्रोजन में लिखा जाता है 2,5, फास्फोरस में लिखा जाता है 2,8,5। अगर आपको किसी परमाणु के वर्ग का पता नहीं चल पा रहा है और आप इस टाइप से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं, जैसे कि हमें पता है नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है तो हमने लिख दिया 2,5। तो याद रखिए जो बाहर के आपने जो सबसे बाहर के कोष में आपने उसका नंबर डाल दिया वही क्या है, उसका वर्ग है। ठीक है, ये 5 आया हुआ तो ये 5वें वर्ग से है, यहाँ से आप समझ जाएंगे। अब याद रखिएगा पहले वाले में जो नाइट्रोजन था इसमें कक्षाओं की संख्या कितनी है 2 है, जो फास्फोरस इसमें कक्षाओं की संख्या कितनी है 3। अगर कक्षाओं की संख्या 2 होगी तो केवल S और P ही उपस्थित हो सकते हैं, जब कक्षाओं की संख्या 3 होगी तब उपस्थित होंगे Sb, Pb और Db। भैया आप याद रखिएगा, ध्यान से समझ लीजिए, जब आपके पास में केवल P उपस्थित होगा तो आप केवल और केवल 3 ही परमाणु जोड़ सकते हैं, केवल 3 जोड़ पाएंगे। तो NCl3 बन सकता है, NCl5 नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि 5 जोड़ने हैं, केवल 3 जोड़ सकते हैं अगर P है, और अगर D है तो आप कितने जोड़ सकते हैं 5। क्यों? क्योंकि D पूर्ण रूप से खाली होगा, इसमें D उपकोष में इनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कोई D ब्लॉक तत्व नहीं है। अगर D ब्लॉक तत्व होते तो इनमें कोई इलेक्ट्रॉन होता, मगर ये कोई भी D ब्लॉक तत्व नहीं है, तो इस कारण इनका जो D उपकोष होगा वो पूर्ण रूप से कैसा होगा, खाली होगा। फिर हम बात क्यों कर रहे हैं कि D उपकोष इसमें होगा, क्योंकि हमें ये पता है कि जो कोष की संख्या अगर 2 है तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, उसमें 8 हो सकते हैं। जब 8 हो सकते हैं तो S में भी भरे जाएंगे और P में भी भरे जाएंगे। और अगर किसी कारणवश कोष की संख्या 3 हो जाती है तो कोष की संख्या 3 होने पे उसमें अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन है वे कितने हो जाएंगे 18। जब 18 हो जाएंगे तो S, P और D तीनों संभव हो जाएंगे। S और P में इलेक्ट्रॉन भरे में कोई बात नहीं, D खाली होगा तो, मगर संभव तीनों के तीनों ही हो जाएंगे। यही कारण है कि जो PCl5 तो बनता है पर NCl5 नहीं बनता, क्योंकि N में कोष की संख्या 2 होती है, इसमें केवल P उपकोष संभव है, जबकि P में कोष की संख्या 3 होती है, इसमें D उपकोष भी संभव होता है। ठीक है, ये हमने यहाँ समझा भी रखा है किस टाइप से बन जाएगा PCl5 का बनना। हाइब्रिडाइजेशन भी दिखा रखा है इसमें, sp3
डी। फिर इसके बाद में हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, उचित तर्कों सहित समझाइए कि F माइनस जी का एफ जी से बनना ऊष्माक्षेपी है, जबकि O2 माइनस का OG से बनना ऊष्मा शोषी है। हमें ये एक्सप्लेन करना है। देखिए यहाँ जहाँ हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, उचित तर्कों से समझिए कि F माइनस का F से बनना ऊष्माक्षेपी है, जबकि O2 माइनस का O से बनना ऊष्मा शोषी है। ये O2 जो बनता है O से, वो केवल एक अभिक्रिया में नहीं बनता। देखिए F तो F से बड़े आसान से बन जाएगा। हमने क्या काम करा, F लिया प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ये हमने यहाँ गैसीय कंडीशन में ले रखा है, एरो बन जाएगा हमारे पास में यहाँ F माइनस जी। ठीक है, यहाँ परमाणु गैसीय अवस्था में है, इलेक्ट्रॉन बंधुता समझा रहे हैं, और इसमें से कुछ ऊर्जा निकल जाएगी। क्यों निकल गई? ठीक है, पर जब हम O से O2 बनाते हैं तो O से O2 ऐसे नहीं बनता है, O से O2 ऐसे बनेगा, O प्लस 1 इलेक्ट्रॉन एरो O माइनस, फिर हम दोबारा लेंगे O माइनस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन एरो O2 माइनस। दो पदों में बनता है, एक पदों में नहीं बनता है। जब दो पदों में बनेगा तो यहाँ जो इसकी फर्स्ट रिएक्शन होगी वो तो ऊष्माक्षेपी ही होगी, ये वाली, मगर जिसकी दूसरे वाली रिएक्शन होती है ये वाली, ये हो जाती है ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी का भी कारण हम समझ जाएंगे, आप भी समझ जाएंगे। यहाँ देखिए O माइनस कैसा है, एक नेगेटिव आयन है, और 1 इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे भी कैसा चार्ज है, नेगेटिव, और ऑक्सीजन पे भी कैसा चार्ज आ गया है यहाँ, नेगेटिव। दोनों के दोनों पर नेगेटिव चार्ज है, दोनों को एक साथ मिलाना चाह रहे हैं, तो यहाँ हमें इतनी ज़्यादा ऊर्जा व्यय करनी पड़ जाती है इस अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन डालने के लिए कि जो ऊर्जा मुक्त होती है उसका मान कम रह जाता है दी गई ऊर्जा से। ठीक है, जब मान कम रह जाएगा तो अभिक्रिया कैसी हो जाती है, ऊष्मा शोषी। हमने समझा भी रखा, आप देख भी सकते हैं, Fg प्लस 1 इलेक्ट्रॉन एरो, F माइनस ऊष्माक्षेपी, और यहाँ O से, हाँ O2 का O से बनना भी ऐसे समझा रखा है, O प्लस 1 इलेक्ट्रॉन एरो, O माइनस ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी पहले तो ऊर्जा निकल जाएगी क्योंकि एक धनायन, एक उदासीन है और दूसरा ऋणायन है, मगर दूसरी बार में एक ऋणायन और दूसरा भी ऋणायन है, तो अभिक्रिया कैसी हो जाएगी, ऊष्मा शोषी। दोनों को जोड़ देंगे तो जो ऊर्जा होगी वो ऊष्मा शोषी में ज़्यादा व्यय होती है, न कि ऊष्माक्षेपी में इतनी निकलती है। तो जब योग करेंगे तो कुल मिला के जो ऊर्जा का योग आता है वो कैसा हो जाता है, कम। तो अभिक्रिया कैसी हो जाएगी, ऊष्मा शोषी। लिखा हुआ भी हमने यही है कि अभिक्रिया के दौरान O2 माइनस तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। इस पद में अवशोषण ऊर्जा का मान प्रथम पद में उत्सर्जित ऊर्जा के मान से कहीं अधिक होता है, जिसके फलस्वरूप कुल अभिक्रिया ऊष्मा शोषी प्राप्त होती है। जो कुल अभिक्रिया है उसका मान कैसा हो जाता है, ऊष्मा शोषी। अब देखिए जो ये वाला क्वेश्चन हमारे पास में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10, O2 प्लस, O2 माइनस, O माइनस, इनके मध्य वियोजन के घटते क्रम के कारण लिखिए। क्रम में, घटते क्रम में लिखिए। अभी कुछ पता नहीं क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है शायद। O2 प्लस, O2 माइनस, O2 माइनस को इनके बंध वियोजन के घटते क्रम में कारण सहित लिखिए। ठीक है, घटते हुए क्रम में बताना है, घटते हुए क्रम में लिखना है। बंध वियोजन के मतलब बॉन्ड ऑर्डर के, यहाँ भी हमें बॉन्ड ऑर्डर ही निकालना है कि घटते हुए क्रम में लिखना, और ये भी बताना है कि घटता हुआ क्रम क्यों है, क्या कारण है घटता क्रम। तो इनका घटता क्रम तो ये है, आंसर तो हमारा यहीं खत्म हो जाएगा, मगर हमें कारण समझाना था। अब कारण हम निकालना शुरू कर देंगे। O2 के लिए जब हम पहले वाला भी जो हमने फिगर बनाया था उसके लिए बनाएंगे फिगर और निकाल देंगे। फिगर आप किसी के लिए भी बना रहे हो, चाहे N2 के लिए बना रहे हो, चाहे O2 के लिए बना रहे हो, सबके लिए फिगर एक ही जैसा बनेगा, केवल इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं। ठीक है, और बाकी कोई भी डिफरेंस इसमें नहीं है, केवल इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं। अगर आपको ये इलेक्ट्रॉन भरने सही से समझ में नहीं आए हैं तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करें और बताएं कि हमें इलेक्ट्रॉन भरने नहीं आए हैं। जब मैं इसका थर्ड पार्ट बनाऊंगा, इन न्यूमेरिकल्स की वीडियो जो होगी हमारी थर्ड हो या फोर्थ हो, उसमें मैं आपको समझा दूंगा O2 वाला, ये वाला ही क्वेश्चन कि किस टाइप से आप इन्हें भरोगे और किस टाइप से नहीं। चलिए, ये भी उसी टाइप से भरे हुए हैं, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, ये वही अभी जो हम थोड़ी देर पहले समझ रखते हैं। भाई केवल इलेक्ट्रॉनों का योग होता है, हर किसी में देखो आएंगे यही। अगर आप नहीं फिगर बनाना चाह रहे हैं तो ऐसे याद कर लीजिए, कुल इलेक्ट्रॉन जोड़ लीजिए। अब हमें क्रम तो यही रहेगा जो हमने ये बना रखा है, ये केवल ये ऊपर के इलेक्ट्रॉन बदलेंगे, ये 1, ये 1, ये 2, ये 2, ये वाले, इन्हें आप ध्यान से समझिए। क्रम यही रहेगा जो हमने इसमें बना रखा है। अब आपको बनाना था O2 प्लस के लिए, ठीक है, O2 प्लस के लिए बनाना था। अब O2 दो O है, एक प्लस आया हुआ है। अगर ये प्लस आया हुआ ना होता तो O2 में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाती है, 8 दूनी 16। एक प्लस आया हुआ तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रह गई है, 15। तो अब इलेक्ट्रॉन भरने शुरू कर दीजिए। 2 भरी S में, 2 इस S में, 2 इस S में, 2 इस S में, 2 इस PX में, 2 इस PX में,
2 इस px में। अब कुल इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं, अभी बच गए हैं कितने, 2। ठीक है, मगर ये जो हम बना रहे हैं ये हम किसके लिए बना रहे हैं, 16 के लिए। अगर हम 15 के लिए बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन कितना रह जाएगा, अब 1 रह जाता तो इलेक्ट्रॉन केवल यहाँ तक भर जाता, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अब नहीं जाएगा था। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे कैसे भर दिया, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए समझिए, जब आप पहले कोष को भरेंगे पूर्ण रूप से भरेंगे, उससे अगले को पूर्ण रूप से भरेंगे, उससे अगले को भी पूर्ण रूप से भरेंगे, मगर जब इन दोनों में जाएंगे तो इन दोनों की, इनकी और इनकी दोनों की ऊर्जा कैसी होती है, समान। पहले एक इसमें जाएगा, फिर एक इसमें, फिर एक इसमें, फिर एक इसमें, ये दोनों ऐसे भरेंगे। और ये जो आपको ये पाई स्टार वाले आए हुए हैं ये भी ऐसी हैं, इन दोनों की भी ऊर्जा कैसी होती है, लगभग समान। तो ये दोनों भी एक साथ ही बने हुए होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पहले इसमें जाएगा और फिर इसमें। अब अगर और भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो फिर एक इलेक्ट्रॉन इसमें आता, पहले ये भरता और फिर एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता, किसमें, पाई स्टार 2p/z में। ठीक है, तब जाके पूर्ण रूप से भरेंगे। उसी टाइप से हमने बन रखा है। ये जो स्टार वाले हैं ये हमारे क्या हैं, ABMO है, और ये जो विदाउट स्टार है, बिना स्टार वाले हैं, ये हमारे BMO है, प्रति आबंध और आबंध। आबंध वाले होंगे बिना स्टार के, प्रति आबंध वाले होंगे स्टार के। घटाएंगे, गुना करेंगे, निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, तो इसमें जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना है, 2 है। फिर दूसरे वाले में कितना आ जाएगा, 2.5। अब बॉन्ड ऑर्डर का क्रम देख लीजिए एक बार ध्यान से, फिर कितना आ जाएगा, 1.0 और 1। तो सबसे कम किसका है, O2- का। फिर इससे कम किसका है, O- का। फिर इससे अधिक किसका है, O2 का। और सबसे अधिक किसका है, O2+ का, 2.5। ठीक है, इस टाइप से निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 2016 का सेट जो है 2016 का सेट पढ़ेंगे हम कल नेक्स्ट वीडियो में, 2016 और 2015 का। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो क्वेश्चन के लिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करने से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, केवल एक शो हो जाता है कि कितने बच्चे हैं किसके पास में या कितने सब्सक्राइबर हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए।